अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साजिद हसन। अभी आपने सुना वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जिस तरह बड़े बड़े ऐलानात करते हुए नजर आ रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़े तौर पर कमी की जा रही है और मज़ीद इजाफा अगर होगा तो उसके बाद आवाम को रिलीफ भी दिया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में जब कमी होती है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद आते हैं टेलीविजन के ऊपर और अपने तौर पर वो ऐलान करते हैं और आवाम से हमदर्दियां भी समेटते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो वज़ीर पेट्रोलियम साहब स्क्रीन के ऊपर नमूदार होते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दूर दूर तक नजर नहीं आते और आवाम को इजाफा करते हुए इस दफ़ा तो वज़ीर पेट्रोलियम ने भी जहमत नहीं की, खामोशी से इजाफा कर दिया गया। कहाँ बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब रिलीफ दिया जाएगा तो आवाम समेत सब लोग इससे मुस्तफीद होंगे, लेकिन वो रिलीफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अभी सूरत हाल यह है कि गर्दिश कर रही हैं खबरें कि 50 रुपए से 55 रुपए तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफा हो रहा है। पूरे जनूबी एशिया या दीगर ममालिक जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत है वहां पर इतना इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है। इसकी वजूहात क्या है, प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात, पीटीआई पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से खफा है। इस हवाले से बहुत सी बातें होती हुई नजर आ रही हैं और कहा ही जा रहा है कि हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम है या फिर गैर संजीदा है। अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का अहम किरदार, लेकिन पीटीआई के लिए यह किरदार जो पाकिस्तान का है ये इंतहाई गैर अहम है। वो किसी किस्म का हुकूमत को कोई क्रेडिट देते हुए नजर नहीं आते। क्या तहरीक इंसाफ को अपने ही लोगों से खतरा है? क्योंकि हमने देखा है कि सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, उनके बयान अहमियत का हामिल है। उनको ये कहना है कि पार्टी को बैरूनी खतरा ज्यादा नहीं है, अंदरूनी खतरा ज्यादा है जिसकी रोकथाम के लिए इकदाम करने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को बानी पीटीआई की मुकम्मल हिमायत हासिल है, लेकिन पार्टी के अंदर इन लोगों की कोई हिमायत नहीं है। इसकी क्या वजूहात हैं, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट के अंदर इस बारे में तफसीली बात करेंगे और प्रोग्राम का जो दूसरा सेगमेंट होगा उसके अंदर हम ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से जो कुछ भी चल रहा है उसका अहाता करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पहले सेगमेंट के जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराता चलूँ। कमरुल इस्लाम राजा साहब, आप एमएनए हैं, नून लीग से आपके ताल्लुक़ है, और असलम गौरी साहब तर्जुमान जेयूआई फे हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि पीटीआई के अरकान को भी, रुकन को भी उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उनको भी आगे चलकर हम साथ लेंगे। कमरुल इस्लाम राजा साहब, जो बातें हो रही हैं और जो सबसे बड़ा आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो वज़ीर पेट्रोलियम आते हैं या फिर खामोशी से इजाफा हो जाता है, लेकिन जब कमी होती है तो वज़ीर आज़म साहब खुद आते हैं और बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करते हैं, लेकिन आवाम को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जितनी दीगर ममालिक के अंदर बढ़ रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा इजाफा जो है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आवाम को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान के पास जो तेल की तरसील का मामला है, जो कंटेनर्स आ रहे हैं वो आसानी से आ जाते हैं, दूसरे ममालिक के अंदर नहीं आ पाते, लेकिन वहां इतनी महंगाई नहीं हो रही। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान में तेल इतना महंगा हो रहा है और इस तेल की वजह से अब बिजली भी महंगी होती जा रही है? देखें, ये जितने एक लंबी चौड़ी फर्द जुर्म है ये म्यूचुअली भी कंट्राडिक्टरी है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि ये तो हुकूमत का या पार्टी का मामला होता है कि चाहे वज़ीर आज़म ऐलान करें या मिनिस्टर ऐलान करें, इस पे तो किसी का एतराज़ बनता नहीं है, ना किया जाना चाहिए। यानी ये तो मॉडस ऑपरेंडी है किसी चीज़ का। हाँ, कीमत के बढ़ने पे एतराज़ अगर कोई करे तो वो तो बात ठीक है, लेकिन कीमत के बढ़ने पे के तरीक़ाकार पे, यानी कल कोई कहे कि जी वो जनाब जब वज़ीर साहब कीमत बढ़ा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने टाई क्यों नहीं पहनी हुई थी, या टाई पहनी थी तो उस टाई की नॉट ढीली क्यों थी, और फिर जब कीमत कम कर रहे थे तो उस दिन नॉट टाइट क्यों थी, या वो टेढ़े क्यों बैठे हुए थे और सीधे क्यों बैठे हुए थे, नहीं थे बैठे हुए। तो ये तो बातें लाये नहीं है। असल बात यह है कि कीमत अगर बढ़ी तो सवाल तो ये है भी नहीं, सवाल ये है कि दीगर ममालिक के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत, आप बांग्लादेश आपकी मिसाल ले लें, आप इंडिया की मिसाल ले लें, आप और दीगर ममालिक की मिसालें ले रहे हैं, वहां इतनी महंगाई नहीं हुई है सर। आप 3 दफा भी उस सवाल को रिपीट करेंगे, जवाब मैं उसी तरह। तो आप उस बात का जवाब पहले दे दें। आपने पहला सवाल वो किया तो मैंने पहले का जवाब दिया ना, दूसरे की तरफ आ रहे। देखें, $60 उस वक्त कीमत थी जब जंग लगी, और इस वक्त आज की तारीख में ब्रेंट की जो कीमत चल रही थी दोपहर को वो 108 थी। यानी ये ऑलमोस्ट डबल है, और ये तनासुब तकरीबन उसी 19-20 के फर्क से वैसे ही बनता है आज उस वक्त की तेल की प्राइसेस और आज की तेल की प्राइसेस पे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ये
پاکستان کی حکومت یا ریاست پاکستان کے کسی اقدام کے نتیجے میں اگر تیل کی قیمت بڑھی ہے، کوئی پالیسی میں غلطی تھی، کوئی ایسی چیز تھی، تو پھر تو بالکل حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے. لیکن ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے یعنی امریکہ تیل نہیں درآمد کرتا، اس کا اپنا تیل ہے کہ گلف سے نہیں کرتا، لیکن وہاں پہ بھی 40% قیمتیں بڑھی ہیں. تو راجہ صاحب یہ بھی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط ہے، لیوی بڑھانے کا ان کی طرف سے دباؤ آتا ہے اور آپ لوگ لیوی میں اضافہ کر دیتے ہیں، یہ بھی تو وجہ ہے نا. مجھے بات آپ پوری کرنے دیں گے تو سارے سوالوں کے جواب آ جائیں گے، نہیں کرنے دیں گے تو میں خاموش ہو کے تو آپ جو الزام لگائیں گے میں سر تسلیم خم کر لیتا ہوں. اچھا اب آ جاتے ہیں اس پہ کہ قیمت وہ میں نے تناسب آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ بیونڈ پاورز ہے، پاکستان کی حکومت کے پاور میں نہیں ہے. نہ جنگ ہم نے شروع کرائی اور نہ ہم نے کو اس میں جلتی پہ تیل ڈالا، ہم نے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کی اور دنیا پوری مانتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ قیمت کسی دوسرے ملک میں کم کیوں ہوئی. اب دیکھیں ہر ملک کی اکانومی کی ایک اپنی پسلی ہوتی ہے. اچھا یعنی وہ کتنا جو ہے وہ عوام پہ ٹرانسفر کرتی ہے اور کتنا خود لیتی ہے. اور پاکستان سب کو پتہ ہے، اٹس ناٹ اے سیکرٹ کہ پاکستان کی جو مالی پوزیشن ہے، پاکستان کی جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، وہ ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی. آج سے 2 سال پہلے جو باتیں ہو رہی تھی کہ جی بس ڈیفالٹ ہو گیا اور ڈیفالٹ اور جو کر کے جانے والے تھے وہ بھی باتیں کر رہے تھے. تو یہ بات تو یہ ہوئی کہ ہم نے فرض کیا ہفتے بعد قیمت بڑھائی، کسی اور ملک نے 2 ہفتے بعد بڑھائی، یہ جتنا ٹرانسفر کیا. لیکن حکومت نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی، یعنی موٹر بائکس والوں کو بھی جو یوز کرنے والے تھے، پبلک ٹرانسپورٹ کی بسز کو بھی اور وینز کو بھی، ٹریکٹرز کو صوبائی حکومتوں نے، زراعت پیشہ لوگوں کو وہاں پہ انہیں سبسڈی دی. بار برداری کے ٹرک کے لیے 100 روپیہ ڈیزل کی پرائس میں سبسڈی دی. تو حکومت نے پوری کوشش کی. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، یہ بالکل آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں ٹیکسیشن کے معاملے میں، اور وہ کیوں ہیں شرائط اس پہ بھی اگر بات کر لیں کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے جاتے جاتے جو خود کچھ حملہ کیا. ٹھیک ہے، آپ کا موقف سامنے آ گیا، کیا وجوہات ہے پاکستان پیٹرول کیوں اتنا مہنگا ہے؟ اسلم غوری صاحب، آپ ترجمان جی راجہ صاحب آپ کا موقف سامنے آ گیا. اسلم غوری صاحب، جو جواز پیش کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور جو پاکستان کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دنیا بھر کے اندر اتنا اضافہ نہیں ہوا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں تو لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نہ آپ کا زیادہ ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہوں. اس ساری جو گفتگو اب تک ہو رہی ہے یا جو موضوع چل رہا ہے، میں ایک جملے سے کہوں گا کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ سے حکومت پاکستان کی لاٹری نکل آئی ہے. اچھا. اور آئی ایم ایف کی وہ شرائط جو ان کے گلے میں لٹکی ہوئی تھی اور جن کی وجہ سے پھندا بنا ہوا تھا اور یہ پریشان تھے، قسطیں رک رہی تھی ان کی، وہ ساری شرائط انہوں نے یکدم اس جنگ کے بیاں پہ رکھ کے سارا کچھ انہوں نے پورا کرنا شروع کر دیا ہے. اب لیوی میں اضافہ کرنا، یہ تو پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ اور چیز ہے. لیوی میں اضافہ آپ سمجھتے ہیں کون کروا رہا ہے اور کس طرح کر رہے ہیں. اور یہ ساری آئی ایم ایف کی شرائط پوری کی جا رہی ہے اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ چلا جا رہا ہے اور صرف اس جنگ کو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس وقت صورتحال جو ہے خطے میں کہیں بھی وہ ریٹ نہیں ہے پیٹرول کے جو انہوں نے یہاں پر پاکستان میں ہماری حکومت نے دیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرسٹ ٹائم 55 پہ پڑھا تھا پہلی دفعہ، تو اس وقت ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس 2 مہینے کا سٹاک پڑا ہوا ہے. لیکن اس سٹاک کے پہ بھی 55 روپے انہوں نے بڑھایا، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہوئی کہ اس اعلان کے چند گھنٹوں کے اندر جناب وفاقی وزیر ریلوے نے ریل کے کرایے میں اضافہ کر دیا. تو اس کی وجہ سے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں ہر جگہ کرایے میں اضافہ ہو گیا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ انتہائی ڈپریشن کا شکار ہیں، مہنگائی عروج پہ چلی گئی ہے. سر ابھی بجلی کے بل آنے دیں، پھر دیکھیے گا یہ ڈپریشن جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس چیز میں کنورٹ ہو جائے گا. ابھی بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونا اسلم صاحب باقی ہے. دیکھیں میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تو دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ، پاکستانی عوام نے جو بھی حکومت آئی ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے. ہم نے حکومتوں کو چلنے کا موقع دیا ہے. ورنہ مہنگائی کی بات کریں تو ایوب خان سے لے کے اب تک مہنگائی بڑھی ہے، کبھی کم ہوتی ہمیں نظر نہیں آتی.
हम हमेशा सबका हुकूमतों पे तो वजन डाल आपका देते कोई हैं। किसी किस्म का पार्टी के अंदर से किसी कोई एहतजाज तो सामने नहीं आया, ना ही कोई, सिर्फ प्रोग्राम्स के अंदर आकर मजम्मत करना काफ़ी है क्या आप समझते हैं, या फिर कोई लाहे अमल निकालना चाहिए, रोडों पे आना चाहिए, या कोई रैली की सूरत में कोई धरना होना चाहिए? क्या हुकूमत को पता तो चले कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो इस मामले के ऊपर भी आवाम के साथ हैं? देखिए, हमने इस पे तो बाकायदा हमारी मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास हुआ 3 रोज़ा, और उस पर ये सारे फैसले हुए, और हमने इसको एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया, जिसके लिए हमने पहले फ्राइडे को हमने गालिबन 7 या 8 को जो इसी महीने के अप्रैल का था, उसको हमने पूरे मुल्क में मुजाहरों का ऐलान किया था। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कुछ दोस्त आए और राना सनाउल्लाह साहब थे और कुछ दूसरे दोस्त थे, उन्होंने आके मौलाना साहब से रिक्वेस्ट की कि गैर मुल्की पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान को एक मौका मिल रहा है कि वो मौखर किया था फिर आप लोगों ने एहतजाज? जी, हमने वो फिर इनकी रिक्वेस्ट पे मौखर किया, रोडों पे हम नहीं आए, लेकिन हमने फिर अपना दूसरा रुख उसको जारी रखा, और फिर हमने 12 को मर्दान में हमने उस एहतजाजी जलसे को मर्दान में हमने वो बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस की। अब उसकी कंटिन्यूसी हम जारी है, और हम 14 मई को इंशाल्लाह कराची में भी इसी का एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इन्हीं चीजों के खिलाफ, महंगाई है, जो गुड गवर्नेंस नहीं है, जो करप्शन है, जो दूसरी चीजें, इन सब के ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम, और खास करके जो जमहूरियत की नफी हो रही है, जमहूरी सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, जाली इंतखाबात हो रहे हैं, जाली हुकूमतें बन रही हैं, इंतखाबात में फ्रॉड हो रहा है, ये सारी चीजों पे हम मुश्तमिल 14 मई को कराची में करने जा रहे हैं। और आफ्टर ईद उल अजहा इंशाल्लाह हम ये कोयटा में या बलूचिस्तान के किसी भी ऐसी इलाके में हम वहां पर ठीक है, आपका लाहे अमल जो है वो कंफर्म हो गया, फाइनल हो गया, और हालात भी इस बात का तकाजा करते हैं कि अब इस तरह की सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान के अंदर के गैर मुल्की मेहमान आएँ तो एहतजाज या फिर किसी किस्म का कोई ऐसी बात जो हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा लगाने दे कि हाँ, इन जमातों को भी अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी है, वरना लग रहा था ऐसा कि आप लोगों को किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल मुल्की हालात इस बात का तकाजा नहीं कर रहे थे कि आप लोग रोडों के ऊपर आए। तमरुल इस्लाम राजा साहब, अभी खबर आई थी कि पंजाब असेंबली के अंदर किफायतशारी मुहिम के तहत 77 करोड़ रुपए की बचत हुई है पिछले 2 महीने के अंदर। तो पंजाब असेंबली के अंदर ऐसे कौन से खर्चे थे जिनकी बचत हुई है? तो 77 करोड़ रुपए बचत हुई है, और ऐसे कौन सी चीजें थी जिनके ऊपर ये खर्चे हो रहे थे पैसे? और अगर पंजाब असेंबली का ये हाल है तो कौमी असेंबली और दीगर सूबाई असेंबलियों के खर्चे तो बहुत ज्यादा होंगे, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने सबसे पहले जो सेविंग की वो ये थी कि जो प्रोस्पेक्टिव खरीदारियां थी जिसमें व्हीकल्स थी, दीगर चीजें, वो उन्होंने ख़त्म कर दी, तो वो एक हैवी बचत थी। फिर मेंबरान असेंबली की तनख्वाहें जो थी उनमें जो 25% वो डिडक्शन हुई, वो एक सेविंग थी। फिर जो 60% 40% फ्यूल की जो कॉस्ट थी, वो गाड़ियां जो ग्राउंड की गई, वो सेविंग थी। फिर इसके अलावा जो असेंबली का स्टाफ है उनकी भी चूंकि सैलरी में जो खुसूसन ग्रेड 17, तो बाकी सूबों ने क्यों नहीं की राजा साहब? जी, बाकी सूबों ने, पंजाब असेंबली ने कर दी, इतनी बचत करके दिखा दी, बाकी सूबों को इस बात की तकलीफ करनी चाहिए थी और कौमी असेंबली को भी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सवाल तो बाकी सूबों से पूछा मैं आपको इस बात के ऊपर आया उन्होंने की शाबाशी मतलब बनती है आप लोगों की कि आप लोगों ने इतनी बचत करके दिखाई, दूसरे सूबों को भी इसकी तकलीफ करनी चाहिए थी। या उन्होंने की नहीं, या उन्होंने हो सकता है की हो तो बताया नहीं हो, अनाउंस नहीं किया, दोनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये उस सूबे। अच्छा राजा साहब मैं खता कलामी की माजरत चाहूंगा। आमिर मुगल साहब पीटीआई से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर मुगल साहब, जिस तरह की बातें हो रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर के और ममालिक में इतनी ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में हुआ है, इसके ऊपर आपको क्या राय है? क्या वाकई आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जहाज़ जो है वो कहीं और से आ रहा था, इस वजह से महंगा पड़ रहा है, या फिर IMF की शराइत है, या कोई और वजूहत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 56 से 260 रुपए कास्ट कर रहा है, 20 रुपए पेट्रोल बढ़ाया है, तो तकरीबन ये जो इसके ऊपर 140 रुपए के करीब जो है, ये 130 के करीब ये जो लेवी ले रहे हैं, या जितनी भी है, शायद 107 है और बाकी जो दूसरे टैक्स हैं, तो असल जुल्म तो आवाम के साथ ये कर रहे हैं ना, ये नून लीग की गवर्नमेंट, कि जो पेट्रोल आपको 250 से 260 रुपए का पड़ रहा है, वो पेट्रोल आप आवाम को 400 रुपए का दे रहे हैं, जिसमें 100 शायद 80 रुपए लेवी थी, फिर उसमें 27 रुपए इजाफा करके 107 किया और बाकी कुछ और टैक्सेस मिला के। तो यही पेट्रोल इमरान खान के दौर में जब हमारी गवर्नमेंट गई 2022 में,
تو عالمی منڈیوں میں تقریباً یہی ریٹ تھے پیٹرول کے، تو عمران خان 150 روپے کے دے رہے تھے اور اس میں وہ ٹیکس نہیں لے رہے تھے۔ راجہ صاحب آپ کی جانب ایک بار پھر میں آؤں گا، اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں معاملات جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات جو ہیں، آپ حکمراں جماعت ہیں اور صوبے کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی آپ کی جماعت کی حکومت ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں تمام تر معاملات کو؟ آپ لوگوں کا کوئی ارادہ ہے کہ مذاکرات آگے بڑھائیں، محمود خان اچکزئی صاحب یا راجہ ناصر عباس صاحب کو انگیج کریں، اور جس طرح کی ان کی پارٹی کے اندر معاملات چل رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے، اور اس کے اندر وزیر اعلیٰ کے پی بھی موجود تھے، محمود خان اچکزئی صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے اندر ایک واضح لائحہ عمل کا اعلان کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے مذاکرات کے ساتھ بھی، اور روڈوں کے اوپر اگر آنا ہوا، سڑکوں کے اوپر آنا ہوا تو اس حوالے سے بھی تیاری پوری مکمل طور پر کی جائے گی۔ تو آپ لوگ تیار ہیں کہ اگر مذاکرات کے لیے لوگ آگے آتے ہیں تو مذاکرات، یا پھر اگر احتجاج کے لیے یا مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں تو اس سے بھی ٹیکل کیا جائے گا، اس کو بھی روکا جائے گا؟ دونوں چیزوں کی ماضی میں مثالیں بھی موجود ہیں، دونوں چیزوں کے لیے ہم تیار تھے بھی، تیار ہیں بھی۔ اچھا، سڑکوں والی جو دھمکی ہے یہ بھی کوئی نئی نہیں ہے، یہ پچھلے 4 برس سے اس کو بار بار سنتے آئے ہیں اور سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، مذاکرات کا تو انیشیٹو ہمیشہ سے آپ تھرو آؤٹ دیکھ لیں، 2014 کے دھرنے سے لے کر وہ انیشیٹو تو ہمیشہ حکومت نے لی ہے، اور ہم نے ہمیشہ ان کو آفر کیا، لیکن وہ پیچھے ہٹتے گئے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ کریڈٹ دینے پہ تیار نہیں ہے پاکستان کی سفارتی محاذ پہ اس پرفارمنس کی جس کا دنیا اعتراف کر رہی ہے، ان لوگوں کے لیے غیر اہم حیثیت رکھتی ہے یہ چیز، جس پہ یہ دو اس وقت جو ہے نا جگہوں پہ سانپ لوٹ رہے ہیں سینوں پہ، ایک یہ ہمارے ہمسائے میں نیو دلی میں، اور دوسرے جو ہے وہ ہمارے یعنی قلب کے اندر ہمارے اپوزیشن میں۔ اس کے علاوہ دنیا پوری جو ہے وہ اس کا اعتراف کر رہی ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کریڈٹ دیا کس کو ہے؟ کبھی انہوں نے اپنوں کو کریڈٹ نہیں دیا، یعنی یا چودھری پرویز الہی کو کریڈٹ دیا جس نے اتنی لمبی قید کاٹی، شاہ محمود قریشی صاحب کو کریڈٹ دیا، یا ان کو کریڈٹ دیا جو اس وقت جیلوں میں اور انہیں بار بار میسج کر رہے ہیں کہ جی آپ مذاکرات پہ کریں، یا ان کو دیا جن کو پارٹی سے نکال کے باہر پھینک دیا ہے، وہ مروت صاحب سے لے کر اور کہاں تک۔ تو یہ تو وہاں پہ کلچر ہی نہیں ہے نا، یعنی اس کو چھٹی نہ ملی، جس کو سبق یاد ہوا، وہ جس نے زیادہ کیا اس کو، تو یہ ان کا کلچر نہیں ہے۔ وہ انہوں نے اپنوں کو کریڈٹ نہیں دیا تو ہمیں کیا کریڈٹ دیں گے؟ اب تیسری بات آخری جو آپ نے سوال کیا، یہ جو اپنا اچکزئی صاحب یا راجہ صاحب والا، یہ اس پہ دیکھ لیں آپ، ان کے اندر جس قسم کی بیان بازی ہوئی، مجھے زیب نہیں دیتا کسی دوسری سیاسی جماعت کی اندرونی باتوں کو، لیکن چونکہ سوال کیا گیا تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کب تک اچکزئی صاحب، ایک دفعہ پہلے بھی آج سے کوئی تقریباً 1.5 پہلے بھی اچکزئی صاحب کو تمام تر اختیارات سونپے گئے تھے اور پھر بیک آؤٹ ہوا تھا، تو اب پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک دیکھتے ہیں کہ کیا لائحہ عمل ہوتا ہے۔ آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اچکزئی صاحب اور راجہ صاحب خود جو پاؤں کھینچ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود شور نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے بھی یا نہیں، اندرونی اختلافات بھی بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ دونوں افراد جو ہیں وہ اپنے آپ کو سائیڈ میں رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے ہی نہیں وہ بھی نکلتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ اسلم غوری صاحب، آپ اپنا لائحہ عمل بھی بتا رہے تھے اب سے تھوڑی دیر پہلے، اور جس طرح کا واضح طور پر آپ نے احتجاج کا طریقہ کار ڈھونڈا ہے، عید سے پہلے اور عید کے بعد ایک منظم طریقے سے آپ لوگ احتجاج کریں گے، یہ جو صورتحال ہے، کیا آپ اکیلے سولو فلائٹ کے اوپر جائیں گے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی رابطہ ہو سکتا ہے اور دونوں جماعتیں مل کر، یا پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر تلے یہ تمام تر چیزیں ہو سکیں، یا پھر آپ لوگوں کا ایک ہی فیصلہ ہے مجلس شورا کے اندر کہ JUI فے جو ہے وہ اکیلے احتجاج کرے گی، کسی پارٹی کو ساتھ نہیں ملائے گی؟ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ہمیں کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور ہم پارلیمنٹ پہ ایک بڑے فگر کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ان معاملات کو، ایشوز کو وہ اٹھاتے اور چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ ملا لیتے۔ ہمیں تو وہ چھوٹا سمجھتے ہیں تو اس لیے ہمیں ساتھ ملا لیتے، لیکن بدقسمتی وہ اپنے اندرونی مسائل سے نہیں نکل سکے۔ پچھلے 2 سال سے ان کے اندرونی مسائل انہیں جو ہے وہ صحیح سمت نہیں دے پا رہے، تو لہٰذا پھر ہمارے ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی ہوئے، مذاکرات بھی ہوتے رہے، نیگوشیشن چلتی رہی، لیکن آخر ہم اس نتیجے پہنچے کہ ایسا نہ ہو ان کی وجہ سے ہم بھی سائیڈ میں رہیں اور عوام ہم سے متنفر ہو جائیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں
सोशल मीडिया पे मौलाना फजरमान से अक़वाम अपीलें कर रही थी कि आप बाहर निकले, आप क्यों बाहर नहीं आ रहे। तो अब लोग हमसे तवक्को रख रहे हैं अपोजिशन की, और लोग इनसे तवक्को उनसे नहीं रख रहे जो अपने आप को अपोजिशन कहते हैं। तो अब ये सारी सूरत के तनाजुर में फिर हमने फैसला किया कि ये निकले, हम तो अपना काम करें। अगर ये अपना काम करें, हम अपना काम करें, तो हम उम्मीद तो रखते हैं कि उनको भी अगर आवाम ने वोट दिए हैं, बकौल उनके जो आवाम की नुमाइंदगी उनके पास है, तो फिर उनको आवाम के लिए भी निकलना होगा। सिर्फ अपने कायद के लिए मैं नहीं समझता हूँ। कायद मियाँ शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार रहे, मियाँ नवाज शरीफ भी गिरफ्तार रहे। आप अवामी मसाइल के लिए बाहर निकलेंगे तो वो भी बाहर आ जाएंगे। अब ये कि आप सिर्फ ये कहेंगे कि सिर्फ पूरी तहरीक आपकी 2 साल से उन्हीं के लिए है, तो इससे मैं समझता हूँ कि पीटीआई इससे बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रही है, जिसका शायद अभी उनको अंदाजा नहीं है अवाम के अंदर उनकी पोजीशन क्या होती जा रही है दिन ब दिन। ठीक है, आपने बहुत अहम बात की असलम गौरी साहब कि जिस तरह के ये पार्टी क्लेम करती है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन अभी इनकी तवज्जो जो है वो अंदरूनी मसाइल की जानिब है और वहाँ पर जो है वो कशमकश का शिकार हैं, मामला जो हैं इख्तलाफात की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात की निशानदही सलमान अकरम राजा साहब ने भी की है, जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से क्या कुछ कहा है। आमिर मुगल साहब जरा ये सुनिएगा, फिर मैं आपकी जानिब आऊँगा और ज़रा आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस जानिब सलमान अकरम राजा साहब निशानदेही कर रहे हैं। ज़रा सुनिए सलमान साहब क्या कह रहे हैं। बैरूनी ख़तरा नहीं है इतना जितना अंदरूनी ख़तरा है, और उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की है कि महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है, ना कि पार्टी क़यादत की। तो पार्टी की क़यादत जो है उनकी हिमायत अभी तक लग रहा है कि नहीं है। आमिर मुगल साहब, जिस तरह की बातें आपके सेक्रेटरी जनरल करते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या इस बात की निशानदेही नहीं है कि पार्टी के अंदर बहुत कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है? हमने सुना था कि 5 से 6 ग्रुप्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि वो ग्रुप्स जो हैं वो पार्टी को अंदरूनी तौर पर जो है वो कमज़ोर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हद तक कमज़ोर कर दिया है कि आपके सेक्रेटरी जनरल आज तकरीर करते हुए इस बात की निशानदेही करते हैं कि पार्टी को जिस तरह का ख़तरा है वो अंदरूनी ख़तरा है। इन लोगों से ज़रा मोहतात रहें जो पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। क्या कहेंगे सलमान साहब की इस बात के ऊपर? और महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जिस तरह साइड लाइन किया हुआ है, बानी की उनको मुकम्मल तौर पर हिमायत हासिल है, उसके बावजूद भी आप लोग इस तरह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त ज़ेरे अताब है और सारी दुनिया को पता है कि तहरीक इंसाफ को एक्टिविटीज करने का हक नहीं दिया जा रहा। हम कोई भी एहतजाज करें, ख्वाह वो हमारा एहतजाज महंगाई के खिलाफ हो, ख्वाह हमारा एहतजाज पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ हो, ख्वाह वो हमारा एहतजाज बिजली की कीमतों के खिलाफ हो, हमारे कारकुनान को पकड़ा जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पर 780A के पर्चे दिए जाते हैं। अभी आपके सामने महंगाई पे एहतजाज किया कराची में, और आपके सामने क्या हुआ, वहाँ पे हमारे मैनेज के जीते हुए मैंने फॉर्म 45 के उनको पकड़ के जेल में भेजा। एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, यही सूरत हाल पंजाब में है, यही सूरत हाल इस्लामाबाद में है। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त आमिर मुगल साहब, 30वें यौम तासीस के मौके पर आपकी पार्टी के अरकान जो हैं वो ये कहते हुए पाए गए थे, और उसके सबूत भी मौजूद हैं कि पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो बानी की बातों के ऊपर अमल नहीं कर रहे और क़यादत बिल्कुल खामोश है, किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देती हुई नजर आ रही। 30वें यौम तासीस के ऊपर जो बातें हुई थी यकीनी तौर पर हम तक पहुंच गई है, तो आप तक भी पहुंची होंगी, और पार्टी के अरकान जो हैं वो इस बात के ऊपर बड़ा नाराज हैं, खास तौर पर जो छोटे कारकुन हैं। तो इस बात को आप समझे। जी जी जी, देखें, इमरान खान 2.5 साल से बेगुनाह जेल में है, और हमें जो अवाम ने मैंडेट दिया था 8 फरवरी 2024 को, 2/3 मैंडेट जो बदकिस्मती से हमसे लूट लिया गया, वो अवाम ने सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे में दिया था कि इमरान खान को रिहा करो। ठीक, अब खान ने रिहा के क्या करना है? उसने बिजली सस्ती करनी है, उसने महंगाई खत्म करनी है, उसने बेरोजगारी खत्म करनी है। ये सारे एजेंडे जो हैं, अभी गौरी साहब कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ ने इन पे बात नहीं की। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली में इस पे बात की है, सूबाई में की है, सेनेट में की है। ये लहजा बात है कि हमारी तकरीरें वहाँ पे लाइव नहीं चलाई जाती, हमें वहाँ पे कवरेज नहीं दी जाती, बोलने का प्रॉपर मौका नहीं दिया जाता। तो ये सारे मसाइल अपनी जगह है। तो जब हम खान को रिहा करने में कामयाब नहीं हुए अभी तक, तो जाहिर है हमारे कारकुन में गुस्सा है इस बात का। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। गुस्सा सिर्फ इस बात का कि हम अभी तक इमरान खान को रिहा क्यों नहीं करवा सके, और हमारा किसी चीज पे कोई इख्तलाफ नहीं है। और मैं भी आपके सामने मुतालबा करता हूँ अपनी क़यादत से कि आप इसके लिए एक जामिया, एक मरबूत लाए अमल दें। आप जो भी दें लाए अमल, और बिल्कुल जो खान ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास इसको लीड करें, हम बिल्कुल जो
खान का हुक्म है हमारे सर आंखों पे, वो अल्लामा नासिर अब्बास को बोले, वो महमूद खान अचकज़ई को बोले, वो XYZ को बोले, वो सुहेल अफरीदी को बोले। उन्होंने सुहेल अफरीदी को बुलाया कि वो करे स्ट्रीट मूवमेंट। चले देखते हैं कि अभी जो फैसले हुए हैं, आप स्पेस देंगे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को या महमूद खान अचकज़ई साहब को, ये आने वाले दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? अभी भी कुछ बहुत बड़े फैसले हुए हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर तले आप लोगों ने चलने का फैसला किया, उसको एक्टिव भी किया है, तो देखते हैं आगे चल के जो आपने बातें की हैं क्या वो बातें सच साबित होती हैं या नहीं। कमरुल इस्लाम राजा साहब आपका, असलम गौरी साहब और आमिर मुगल साहब, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद कुछ बात होगी कि ईरान को 3 दिन की धमकी दी है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका कहना है कि 3 दिन है ईरान के पास, जो भी फैसले करने हैं इन 3 दिन के अंदर कर लिए जाएं। क्या सूरत हाल आगे बनती हुई नजर आएगी, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 3 दिन होने की धमकी दे दी है। कहा है कि ईरान के पास सिर्फ 3 दिन है, और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म की बहुत तारीफ़ की, और उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान की वजह से ये मामलात हल होने में बहुत अहम किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा, हुक्काम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अब्बास इराक़ची साहब का भी ये बयान सामने आया, और ट्वीट भी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी सफ़ीर ने ये वाली बात की है, मतलब दोनों तरफ से, यानी कि अमरीका और ईरान दोनों जाने से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ की जा रही है। साथ साथ ईरान की जाने से पाकिस्तान के ज़रिए जो तजवीज़ पेश की गई है उसमें कहा गया है कि जौहरी मामलात के ऊपर बाद में बात होगी, पहले आपने हुर्मज़ और दीगर मामलात को हल किया जाए। क्या अमेरिका इस तजवीज़ को कबूल करेगा या नहीं? एक अहम इजलास अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है सिचुएशन रूम के अंदर जो है वो करेंगे, उसके बाद ये फैसला होगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब ने, माहिर बैन अक़वामी उमूर है, इन मामलात के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये मामलात किस जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं जो ईरान ने पाकिस्तान के जरिए तजवीज़ दी है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस तजवीज़ के ऊपर गौर करेगा और मानेगा भी? देखें, आपको याद होगा कि 3 दिन के दौरे पे जब फील्ड मार्शल साहब ईरान गए थे तो वहाँ से उनके तरफ एक रिटन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट है वो ईरान की तरफ से दिया गया, फिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो वाशिंगटन पहुँचाया गया, और वाशिंगटन की तरफ से जवाब आने के ऊपर फिर आप देखते हैं कि इराक़ची साहब जो है वो इस्लामाबाद आते हैं। इस्लामाबाद के बाद वो ओमान जाते हैं, ओमान से फिर इस्लामाबाद, और अब वो इस वक्त मॉस्को के अंदर मौजूद हैं। तो ये सारी की सारी सिचुएशन ये बता रही है कि इस वक्त जो ईरान है ना वो इंतहाई एक्टिव एंड शटल डिप्लोमेसी जो है वो करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। वो ये नहीं चाहता कि कोई भी एक एग्रीमेंट जो अब होगा वो अमेरिका और ईरान के दरमियान भी ही हो, उसके अंदर जो दीगर इलाकाई ममालिक हैं जब तक वो उसमें शामिल नहीं होंगे तो उनकी जो गारंटी है ना वो नहीं हो सकती। तो आप देखते हैं कि इस वक्त वो ओमान भी गए हैं, तो ओमान वही मुल्क है जिसने कुछ अर्सा पहले मीडिएशन के अंदर भी अपना कलीदी किरदार अदा किया था, जिसके अंदर ईरान ने बहुत अच्छी डील जो है वो अमेरिका को ऑफर की थी। और उस वक्त जो बू सईदी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं ओमान के, उन्होंने भी ये कहा था कि ये ऐसी डील है कि जिसके ऊपर अमेरिका को अब इनकार नहीं करना चाहिए। तो फिर आप देखते हैं कि मिडिल ऑफ द टॉक उनके ऊपर फिर अमेरिका की तरफ से अटैक कर दिया जाता है। अब वो जो रूस में जाने का उनका मतमा नज़र ही ये है कि जो रूस है ना वो भी एक बहुत स्ट्रेटिजिक पार्टनर है, और ओमान भी है ईरान का, और साथ में टेलीफोनिक राब्ते भी तमाम इलाकाई ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे इराक़ी साहब कर रहे हैं। तो अब आने वाले वक्तों में जो भी मुआहदा होगा उसके अंदर हमने अब ये देखना है कि दोनों तरफ जो डिमांड्स है वो क्या है। मतलब ईरान का मुतालबा क्या है कि जंग का मुस्तकिल खात्मा सबसे पहले, और जो नेवल ब्लॉकेड है उसको ख़त्म किया जाए। आपको याद होगा कि ईरान ने तो एक अच्छे के तौर पर और गुडविल के तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया था, और ये अमेरिका की तरफ से अगर उस वक्त ये जिसको आप कॉन्फिडेंस मेजरिंग या बिल्डिंग जो मेजर्स हैं अगर ये लिए जाते और वो भी नेवल ब्लॉकेड को ख़त्म कर देते तो आज काफ़ी हद तक जो सूरत हाल है ना दुनिया की वो एक अमन के रास्ते पे हमें चलती हुई नजर आती। डॉक्टर साहब, एक और मुतालबा जिसके ऊपर बात होनी ज़रूरी है कि मुस्तकबिल में हमले ना हो, ये गारंटी कौन देगा? अमेरिका देने को तैयार होगा? देखिए, मुस्तकबल के अंदर हमले ना होने ही की तो वो शर्त है जिसके ऊपर ईरान अभी तक रजिस्ट आपको करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ईरान ने 44 साल तक मुज़ाहमत की है। 12 रोज़ा जंग जून 2025 में हुई, वहाँ पे भी मुज़ाहमत की, और आज भी 40 रोज़ा जंग के बाद भी वो मुज़ाहमत कर रहा है। अगरचे
$270 बिलियन जो है वो नुकसानात का तखमीना लगा है। देखिए ईरान इस जंग के अंदर जीतने के लिए है ही नहीं। ईरान तब जीतने के लिए होता अगर ये जंग ईरान ने शुरू की होती। ईरान, इजराइल ने और अमेरिका ने प्रीएम्प्टिव अटैक किया था और ईरान उसमें सिर्फ मुज़ाहमत कर रहा है और ये मुज़ाहमत करता रहेगा क्योंकि उसको मुज़ाहमत करना आती है और उसने मुज़ाहमत करना ही सीखा है जब से वो बना है, लिहाजा वो तो मुज़ाहमत करेगा। अब अमेरिका को अल्टीमेटली किसी ऐसी डील के ऊपर आना है और बीच में किसी ना किसी को ये गारंटर होने का रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है ना, खुद डोनाल्ड ट्रंप भी शायद अपना रिस्क, अपनी जो गारंटी है वो नहीं दे सकता। कि सुबह मैंने एक बात की थी या एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप उनको दो डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस आपको नजर आ जाती हैं उनकी एक ही स्टेटमेंट में। तो ऐसे शख्स की गारंटी कौन देगा, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ा जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है ना वो इस वक्त मौजूद है। क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी बिसात से बढ़कर काम कर रहा है और कामयाबियां भी समेट रहा है। ये अमेरिका ईरान जंग का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या आपको लगता है कि ये कशीदगी जो है ये इलाकाई सतह के ऊपर कैसे असरात छोड़ेगी, इसका अंदाजा किसी को है? अच्छा, अब बेशक यहाँ पे जंग बंद भी हम समझे ना कि हो चुकी है अगर, तो नुकसान बेतहाशा हो चुका है। अगर आप देखें जीसीसी की जो फाउंडेशन है ना वो हिल चुकी है। ईरान जो है वो तो जनवरी 2026 के अंदर ही 1,40,000 जो ईरानियन करेंसी थी वो $1 के बराबर थी और लोग सड़कों पे थे। तो 40 रोज़ा जंग के बाद ईरान की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। और इस वक्त जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर ना दो तरह के ममालिक हैं, एक वो हैं जो जिनकी जो इकोनॉमी है ना वो हाइड्रोकार्बन इकोनॉमीज हैं, लाइक वो तेल और गैस के ऊपर उनका 90% जो है वो बजट उनके एक्सपोर्ट पे चलता है, जिसके अंदर इराक है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है। इनको अगर उतना नुकसान तो नहीं हुआ है, अगर सऊदी अरेबिया को भी देखें तो उनको अरामको जो है उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है इन दिनों के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से ऑयल प्राइस जो है वो ऊपर गई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से। लेकिन वो ममालिक जो इस वक्त गल्फ के अंदर मौजूद हैं और उनके पास कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है। इवन कि जब से नेवल ब्लॉकेड हुआ है ईरान के ऊपर भी दबाव हर गुजरते दिन के साथ जो है ना वो बढ़ रहा है। लेकिन दूसरे वो ममालिक हैं जिनके पास ऑयल नहीं है, उसमें इजिप्ट आ जाता है, उसमें लेबनान आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है। अब ये वो ममालिक हैं जो मिडिल ईस्ट का तो हिस्सा है लेकिन इनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ नहीं है जिस ना वो बहुत बड़ी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की उनके पास इंडस्ट्रीज हैं और ना ही वो कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, लिहाजा उनकी इकोनॉमीज भी जो है ना इस वक्त आपको शटर होती हुई नजर आ रही हैं। आपने बस ये अब जहन में रखें कि जो टाइटैनिक है ना आलमी माईशत का, वो आइसबर्ग से टकरा चुका है। अब ये डूबता है या नहीं डूबता, ये आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका का बिहेवियर ये डिटरमिन करेगा, क्योंकि ईरान तो मुज़ाहमत करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन जिस तरह का हालात इस वक्त मिडल ईस्ट के हो चुके हैं और इस जंग के बाद तमाम जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो आपको आपस में रेलवे रोड बिछाते हुए नजर आएंगे, आपस में रोड जो हैं वो बिछाते हुए नजर आएंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है ना वो कम से कम हो अगर कल को जंग होती है तो। अब तमाम जो ममालिक हैं जीसीसी कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो इकोनॉमीज है या टूरिज्म के ऊपर बेस करती है या वो ट्रेड के ऊपर बेस करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर ऑयल या गैस की। अब ये जितनी भी चीजें हैं ना इनका ताल्लुक सिक्योरिटी के साथ है। जब तक वो सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो किसी भी तरह का जो रेवेन्यू है इन कंट्रीज के अंदर आ नहीं सकता है। लिहाजा अब ये रियासतें इस जंग के बाद जब भी ये खत्म होगी अपनी सिक्योरिटी के ऊपर आप देखेंगे कि अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जिस तरीके से आज यूरोप जो है उन्होंने अब आपस में एक जो डील है कोई 800 बिलियन यूरो की जो एक मुआहदा है वो यूरोपियन ममालिक के दरमियान तय पाया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अमेरिका जो है वो नेटो से निकलने की धमकी दे रहा है और अब तक यूरोप की सारी जो सिक्योरिटी थी वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करती थी और यूरोप अब जो है ना सिक्योरिटी को लेकर इंडिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, इंतहाई अहम बात आपने की है। जरा सादा अल्फाज में आम आदमी जो पाकिस्तानी है जो इन हालात में परेशान है कि जंग कब ख़त्म होगी, हालात कब नॉर्मल होंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कब कम होंगी, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से, इस आम आदमी को समझाने के लिए आप क्या कहते हैं? ये बात अमेरिका और ईरान की जो जंग का मामला है या जो मुज़ाकरात का इस वक्त मामला चल रहा है, बात बनती हुई नजर आ रही है या बिगड़ती हुई नजर आ रही है? और अगर बन रही है
تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور کب تک یہ بات بن جائے گی اور عام آدمی کو ریلیف ملے گا, علاقائی صورتحال نارمل ہو جائے گی؟ دیکھیں اس میں نا میں 60-40 کی ریشو سے میں بات کرتا ہوں. 60% چانسز تو یہ ہیں کہ انشاءاللہ یہ ڈی ایسکیلیٹ نہیں ہوگی اچھا, اور حالات نارمل ہو جائیں گے. 30-40% کا مارجن یہ ہے کہ یہ ایک شیڈو وار میں یا فروزن کانفلکٹ میں کنورٹ ہو جائے گی. بڑی جنگ نہیں ہوگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل وار نہیں ہوگی. شیڈو وار مطلب آج ایران کی طرف سے کوئی حملہ ہو گیا ویسلز کے اوپر اور اگلے دن جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو گیا, تو ایکشن ریئیکشن سائیکل بیچ میں اسرائیل بھی شرارت کر سکتا ہے, اس کی جانب سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. کر سکتا ہے نہیں, وہ شرارت کر چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا لیبنن جو ہے نا یہ بڑی کی کنڈیشن تھی ایران کی طرف سے کہ لیبنن کے اندر جنگ بندی کی جائے گی تو ہم جو ہے وہ سیز فائر کی طرف آئیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کر کے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انف از انف کی ٹویٹ کی تھی کہ اب نتن یاہو جو ہے وہ دوبارہ لیبنن پہ اٹیک نہیں کرے گا. لیکن سیز فائر کے اندر یہ جو اس کو خاتمہ جو ختم کیا گیا ہے اور اسرائیل کی طرف سے اس وقت بھی لیبنن کے اوپر جو در پہ اٹیکس اور حملے ہو رہے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قیدوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے, کیونکہ ایران کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہیں ان کی پراکسیز, چاہے وہ حزب اللہ ہو, چاہے وہ حماس ہوں, چاہے وہ حوثی باغی ہوں. اگر جنگ بند ہوگی تو تینوں فرنٹس پہ ہوگی اور تمام گروپس بھی جنگ بندی کے اندر آئیں گے. لیکن اسرائیل اس وجہ سے لیبنن میں آپ کو جنگ کو دوبارہ سے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب ہوں, کیونکہ ایران دوبارہ یہ کنڈیشن رکھے گا کہ لیبنن کے اندر جنگ بندی کی جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, دفاعی تجزیہ کار ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت کا. ذرا بتائیے کہ ابھی بات ہو رہی ہے ایران امریکہ معاملے کی, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے میں موجود جنگی کشیدگی کے اثرات کیا اثر چھوڑیں گے؟ اثر تو دیکھیے جنگی کشیدگی کے آ رہے ہیں, اور بنیادی طور پہ ہر ملک کے اندر اس کی پنچ فیل ہو رہی ہے. جب انرجی کے اوپر افیکٹ ہو اور انرجی کی سپلائی متاثر ہو جائے تو اس سے تمام چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہے, ڈیلی زندگی جو ہے اسی چیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. بالکل, تو وہ اثرات تو آپ دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ٹینشن اور انسٹیبلٹی جو ہے تمام ممالک کے اندر نظر آ رہی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کسی بھی طرح سے نہ سمجھوتا کرنا چاہتا ہے نہ جنگ کرنا چاہتا ہے. وہ یہ جو فضا ہے انسرٹنٹی کی, انسٹیبلٹی کی, وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اس کے فولڈ میں جو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ جنگ بندی کو توسیع کر دی ہے اور جنگ شروع نہیں ہوئی ہے, تو اس نے وہاں پہ ناکہ لگا کے جو اپنا بلاکیڈ لگا کے وہاں اب جہازوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا روس کا ایک بہت بڑا لگژری یچ ہے کسی کا, وہ وہاں سے یچ ہے, وہ وہاں سے نکلی ہے اور اس کو انہوں نے نہیں روکا ہے. اس کے علاوہ بھی جہاز وہاں سے نکلے. تو وہی چاہتا یہ کہ اس آڑ میں اسرائیل جو ہے وہ لیبنان کے اندر اور ویسٹ بینک اور غزہ کے اندر اپنے آپریشن جاری رکھے. آپ نے دیکھا لیبنان کے اندر لڑائی جاری ہے. ابھی کی خبریں آج تک جب سے یہ معاہدہ شروع ہوئے ہیں پتہ نہیں لیبنان کے اندر جو ہے وہ صدر لبنان میں اس میں کتنے سارے لوگوں کو اور کتنے گاؤں کو جو ہے لٹانی ریور کے علاوہ تو ساؤتھ میں وہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا. وہاں سے لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں اور اس طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی. پوری دنیا کی توجہ اس وقت جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات شروع ہو جائے, پاکستان کے اندر شروع ہو جائے. ایران کا وقت ادھر آیا تھا, یہاں سے وہ مان گئے, وہاں سے پھر واپس آئے, ماسکو چلے گئے. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا کے سب سے کریکٹر لیس آدمی ہے, جھوٹا ہے, از اے کمپلسو لائر. اس کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ جی ہم ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتے, 15-6 گھنٹے ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو پہلے جب آئے تھے مذاکرات کر رہے تو اس وقت ان کی جو اپنا جیدی بات آیا تھا کہ اس کی روح آئی تھی مذاکرات کر رہے, اس وقت بھی تو آئے تھے, اس وقت بھی آپ درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے. تو اس کا عجیب سا اسٹوپڈ سا لاجک ہے, ان لاجیکل آدمی ہے, ہپوکریٹ ہے, ڈیسیٹ ہے, دھوکہ دیتا ہے دنیا کو. تو جب اس قسم کے لیڈر ہوں گے تو دنیا میں آپ بتائیے نا امن کس طرح آئے گا. یہ وہ شخص ہے جب ہار گیا تھا تو کیپٹل ہل پہ حملہ کر دیا تھا. اب یہ اس کرمنل مائنڈیڈ لوگ جو ہوں گے وہ دنیا میں امن تو لے کے نہیں آئیں گے. وہ اصل میں اسرائیل کو ایک شیلڈ پرووائڈ کر رہا ہے کہ اسرائیل لبنان میں اپنے فل اسکیل اٹیک اور ایون ویسٹ بینک اور غزہ کے اندر بھی وہاں پہ بھی انہوں نے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے, وہ جاری رکھے, جینوسائڈ کرتا رہے اور امریکہ اس کو شیلڈ کرتا رہے. کہ جی ہم نے اب دنیا یہ بات نہیں کر رہی کہ لیبنان میں کس طرح سیز فائر کی وائلیشن ہو رہی ہے. دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ایران اور امریکہ کے دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ جی ایران مذاکرات نہیں کر رہا, جی باتیں نہیں مان رہا.
ایران باتیں نہیں مار رہا تو امریکہ نے جو وہاں پہ بلاکیڈ لگایا وہ اٹھا لیا. تو یہ جو وہاں پہ ایک دہشت گردانہ گروہ جو بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر. بریگیڈیئر صاحب یہ جو بات کی امریکی صدر نے ابھی کہ 3 دن ہیں ایران کے پاس فیصلہ کرنے کے، ایک طرح سے دھمکی کے اندر شمار ہوتا ہے یہ، اس صورت میں جب ایران کی جانب سے جو ہے یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ جوہری معاملات کے علاوہ تمام تر چیزوں کے اوپر آبنہ حرمت اور جس طرح کی سینکشن لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر بات کر لے، تو یہ تجویز آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہے اور اس کے ساتھ دھمکی بھی دی جا رہی ہے 3 دن کی؟ دیکھو دھمکی تو اس نے آپ میں دھمکیاں کاؤنٹ کر لیں آپ اس سے کتنی پہلے دی ہیں. وہ دھمکیاں ساری اس کی ہوا میں اڑ گئی ہیں. پہلے سے میں تہذیبیں مٹا دوں گا، پھر میں کہا وہ کروں گا جس سے 40 سال میں نہیں ہوا. اصل میں یہ سمجھیے گا وہ ایک سائیکوپیتھ ہے، مخبوط الحواس شخص نہیں ہوتے جن کا زیادہ ذہنی توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بیمار ہے. تو یہ بھی دھمکی ایسی ہی ہے. ایران نے کہا ہے اگر یہ امریکہ کو قبول ہوگا تو ایران آگے مذاکرات کرے گا، اگر وہ پھر کہے گا کہ نہیں مانگو تو پھر ایران بھی مارے گا، اسرائیل کو بھی مارے گا. اور پھر اب 44 جہاز گرائے ایران نے امریکہ جیسی سپر پاور کے. تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے اگلی ہوگی تو پھر 44 اور گریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر غظفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈاکٹر عرفان فانی صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. امریکہ ایران کشیدگی کے حوالے سے اور جو بات بن رہی ہے ایران کی جانب سے جو جوہری معاملات کے اوپر بات کے علاوہ دیگر معاملات ڈسکس کرنے کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. آنے والے دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. پاکستان اپنی سرتوڑ کوششیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور امید یہی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ اپنی کوششوں میں کامیاب رہے گا. پروگرام آپ نے دیکھنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.